हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमने ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर पढ़ लिया है, लेकिन एक हल्की सी लास्ट चर्चा उसमें बाकी है। आप पेज नंबर 94 पर आ जाओ एक बार। पेज नंबर 94 पर आओ एक बार जल्दी से। बेटा पेज नंबर 94 पर टॉपिक लिखा गया है, नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो हम जो पढ़कर आए क्या वो ट्रेडिंग प्रोसीजर नहीं था स्टॉक एक्सचेंज का? बेटा सही बात बताता हूं क्या चीज है मैटर। बेटा ये ट्रेडिंग प्रोसीजर मेरे टाइम पर हुआ करता था, ठीक है ना। और बाबू लिखना भी कितना आसान होता होगा तो आपको पता लग रहा है। बेटा 5 हेडिंग है, 2-2 लाइन का मैटर, और ये 5 नंबर में आता था पेपर में। पर बेटा अब अच्छे दिन जा चुके हैं। तो बाबू आपके कोर्स में करा क्या सीबीएसई ने, वो 10 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है बेटा जो हमने पढ़ी थी, 10 पॉइंट पढ़े थे, उनको इस हेडिंग में पुट करना है आपको। आपको बता देता हूं किस किस हेडिंग में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है जी। देखो पहली हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। उधर भी पहला पॉइंट यही था कि if an investor wishes to buy or sell security he has to firstly approach a registered broker or a sub broker or an agent। अगर आपको स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग, सबसे पहले ब्रोकर के पास अप्रोच करना पड़ेगा। वही बात यहां पर चल रही है इस हेडिंग में, यानी कि फर्स्ट हेडिंग में सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना। लिखो फटाफट से लिखो बेटा, सारा मैटर काट दो, लिखो फर्स्ट हेडिंग में हमें फर्स्ट पॉइंट लिख कर आना है और हेडिंग से याद करना है ये, फटाफट से जल्दी से। सेकेंड वन में बेटा लिखा है ओपनिंग डीमैट अकाउंट, और आपको बता देता हूं उधर भी सेकेंड पॉइंट यही था बेटा। जब मैंने कहा था इलॉजिकल है, आप अपने ब्रोकर को बैंक अकाउंट डिटेल दे रहे हो, डीमैट अकाउंट डिटेल दे रहे हो, और क्या कर रहे हो सेकेंड पॉइंट में कह रहे हो डीमैट अकाउंट खुलवा ले। याद है मैंने ये बात बोली थी। तो बेटा पॉइंट नंबर 2 यहां पर सेकेंड हेडिंग में आ जाएगा। थर्ड हेडिंग इज प्लेसिंग ऑर्डर। बेटा थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट तीनों प्लेसिंग ऑर्डर के हैं। तो बेटा लिख लो यहां पर पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। फोर्थ पॉइंट इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। इधर हेडिंग है बेटा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, इसमें पॉइंट नंबर आएंगे 6 और 7। और बेटा लास्ट हेडिंग इज सेटलमेंट, 8, 9 एंड 10 सेटलमेंट में आ जाएंगे, ठीक है जी। कल डालूंगा एमसीक्यू इसके ऊपर बेस्ड, याद रखनी है ये पांचों हेडिंग, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, देन ओपनिंग डीमैट अकाउंट, देन प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और सेटलमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। बात क्लियर इतनी, बड़े आगे। बाबू 1 से 2 बात पुरानी करता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं एक टॉपिक को जिसका नाम है सेबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाबू अब आप एक बात समझने की कोशिश करो बेटा, मैंने आपको यह बताया था फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट हैं बेटा। एक का नाम है प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, और दूसरे का नाम है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के फर्दर 2 पार्ट है बेटा, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बेटा सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सेबी बेटा रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का इंडिया में। याद है मैं सेबी की चर्चा कर चुका हूं आपके साथ, हल्की बहुत मैंने बात बताई है, दोबारा से रिवाइज कराता हूं बेटा। 1980s में इंडियन शेयर मार्केट पीक पर थी। शायद सबसे ज्यादा लोग जो अवेयर हुए थे इंडियन शेयर मार्केट में वो 1980s में हुए थे। और बेटा 1980s में पैसा बहना शुरू हो गया था शेयर मार्केट में। और बेटा जहां कहीं पैसा होता है वहां सीधा सा सिस्टम है बेटा, कुछ ना कुछ फ्रॉड जरूर आ जाते हैं। ये बात मैं कर चुका हूं आपके साथ बेटा, ऐसे मत देखो मुझे। कहीं ना कहीं बेटा जहां पैसा होता है वहां फ्रॉड जरूर आ जाते हैं पिक्चर में। और बेटा जब फ्रॉड होने लगे इंडियन शेयर मार्केट में, तो बेटा कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी बेटा जो पीनल प्रोविजन डिसाइड कर सके, जो बता सके कि इस फ्रॉड की पेनल्टी क्या होगी। अगर कंपनी डिलीवरी ऑफ शेयर नहीं दे रही तो डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर की पेनल्टी क्या होनी चाहिए। अगर ब्रोकर अपने ही अकाउंट में शेयर रखकर बैठ गया है बेटा, ट्रांसफर नहीं कर रहा इन्वेस्टर को, तो इसकी क्या पेनल्टी होनी चाहिए, डिसाइडेड नहीं थी। अगर बेटा इन्वेस्टर ने के कहने पर ब्रोकर ने कोई ट्रांजैक्शन में एंटर कर दिया है और इन्वेस्टर लेटर ऑन पे नहीं कर रहा बेटा, तो इसकी क्या पेनल्टी होगी, कहीं नहीं लिखा था बेटा।
तो बाबू गवर्नमेंट ने बहुत मजबूर होकर बहुत फ्रॉड देखने के बाद सेबी को पिक्चर में लाई थी गवर्नमेंट, ताकि बेटा वो क्या कर सके, रेगुलेट कर सके बेटा कैपिटल मार्केट को, मेनली स्टॉक एक्सचेंज को, मेनली सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट कर सके, ठीक है ना बेटा, और पीनल प्रोविजन डिसाइड कर सके कि किस चीज की क्या पेनल्टी होनी चाहिए। और बेटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्श एक्ट ऑफ इंडिया, में चर्चा कर चुका हूं इसकी। मिनिमम पनिशमेंट 1 CR, 1 करोड़ रुपए कम से कम पेनल्टी है बेटा, अगर सेबी अपने आप पे है तो। और बेटा मैक्सिमम इज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। आपको बता देता हूं बेटा, एक टाइम पर एक कंपनी हुआ करती थी नोन एज सत्यम। बाबू सत्यम कंपनी में फिक्टिशियस एसेट, उन्होंने फर्जी एसेट खड़ी करते रहे बेटा, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व थे बेटा, एक फ्रॉड हुआ था सत्यम कंपनी में। बाबू 250 रुपये का शेयर 2.5 रुपये का रह गया था सत्यम कंपनी में। जब फ्रॉड हुआ तो 250 रुपये का शेयर 2.5 रुपये का रह गया, क्योंकि शेयर होल्डर को लगता था हमारे पास पता नहीं कितने हजार करोड़ की एसेट है, जबकि बेटा था कुछ नहीं। जिस दिन फ्रॉड खुला बेटा, 250 रुपये का शेयर 2.5 रुपये का खुला, ऐसा फ्रॉड हुआ था बेटा। और सेबी बेटा तब तक पिक्चर में आ चुका था। सेबी बेटा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बेटा। उसने उठाकर उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दी, आज तक जेल में सड़ रहे हैं आज तक बेटा। सेबी के साथ आप ये सोच नहीं सकते कि कुछ नहीं होगा, बाद में देख लेंगे, ये सोचने का मौका नहीं देता। ये बहुत हार्श एक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी मार्केट में कोई भी पब्लिक के साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई भाग ना जाए, कंपनी ना भाग जाए, कोई म्यूचुअल फंड ना भाग जाए बेटा, कोई ब्रोकर ना भाग जाए, सेबी पूरी तरीके से इंश्योर करता है बेटा। मेनली सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक्स मनी, ठीक है ना, पब्लिक का पैसा ना बिरान हो जाए बेटा, इसकी श्योरिटी देता है बेटा सेबी। और बेटा कोई भाग नहीं सकता आज की तारीख में, जब तक सेबी पिक्चर में बैठा है। घबराओ नहीं, पैसे तो यही देगा बेटा आपके। तो बाबू जनरल पब्लिक को प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया बेटा इसने, इनके मनी का प्रोटेक्शन दे दिया। ये कुछ काम करा है सेबी ने, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे सेबी के साथ ही, आपको बता देता हूं इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक करने हैं हमारे को। सेबी हम लगभग 2 से 2.5 दिन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। जिस पेज पर थे आप वहीं पर पढ़ेंगे बेटा। सेबी का इंट्रोडक्शन आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, पहले आप पढ़ रहे हैं। पूरा रीड करो, 7-8 लाइन सिर्फ है बेटा। गंगा और विंदा खड़े बेटा, आपने रीड किया होगा, एक बार मैं आपके साथ साथ रीड कर देता हूं। पेज नंबर 94 पर है, सेबी यहां पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कुछ बातें करते हैं बेटा। बाबू हो सकता है आपने जितना पढ़ा हो आपको शायद कुछ भी समझ ना आया हो, लेकिन बेटा चलो खैर हम एनालिसिस करेंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे बेटा। बोलता है द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी on 12th of April 1988 by the government of India. What do you mean by interim administrative body? बेटा 1988 में जब आपको बनाया गया सेबी को 12th of April को, तो कोई कानून पास नहीं किया गया पार्लियामेंट में। ऐसे ही एक बॉडी बना दी कि चलो थोड़ी बहुत नजर रख लो जी, सेकेंडरी मार्केट पर, प्राइमरी मार्केट पर नजर रख लो। और जब बेटा ऐसे ही आप कोई बॉडी हो, जब लॉ ही ने नहीं बनाया आपको, तो क्या ही पावर दी होगी आपके हाथ में। आपको याद करा देता हूं बेटा, शायद अगर किसी ने देखी है तो, एक वेब सीरीज है स्कैम 1992। उसमें बेटा जब फ्रॉड हो रहा होता है तो एक बंदा अप्रोच भी करता है सेबी के डायरेक्टर को, अप्रोच करता है सेबी के डायरेक्टर को, बताता है कि ऐसा फ्रॉड चल रहा है। और क्या जवाब आता है बदले में कि हम तो कोई स्टैच्यूरी स्टेटस ही नहीं मिला वहां में, तो हम कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, तो हम क्या ही पेनल्टी लगा ही सकते हैं, आप तो अप्रोच करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये बोला गया, जवाब ये आया बेटा स्कैम 1992 में। सुनना, सेबी सही मायने में बेटा 12th of April 1988 को बना ही नहीं था बेटा, ये तो सिर्फ एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। या बता देता हूं, इसका और डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं कि क्या मतलब होता है बेटा। देखो, जब भी आपको कोई लॉ पास करना होता है इंडिया में, कानून बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो किसी भी कानून को बनाने से पहले उसको फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा, वहां पर प्रेजेंट करती है। कोई भी कानून बनता है पहले उसका नाम होता है बिल, यानी कि अगर सेबी पे कोई कानून बना होगा तो पहले इसका नाम होगा सेबी बिल। और ये कहां प्रेजेंट हुआ होगा बेटा? फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, विच इज लोकसभा। लोकसभा में बेटा जितने भी हमारे एमपीज बैठे हैं बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन सब ने वोट किया होगा, कुछ ने फेवर में, कुछ ने अगेंस्ट में। और अगर मैं बोलता हूं मेजॉरिटी आपके फेवर में है,
51% लोगों ने फेवर में वोट कर दिया होगा, तो बेटा वो वहां से पास हो गया होगा। फिर ये कहां जाता है बेटा? फिर ये जाता है सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, विच इज राज्यसभा। वहां पर भी हमारे सारे एमपीज वोट करते हैं बेटा। अगर वहां पर भी मेजॉरिटी से पास हो जाए, फिर ये जाता है बेटा प्रेसिडेंट की साइन के लिए, मतलब फिलहाल मैं नहीं, रामनाथ कोविंद जी के साइन के लिए, ठीक है ना। और जैसे ही बेटा उन्होंने साइन करे बेटा, ये इंडिया का लॉ बन गया। सिंपल सा, कोई भी कानून बनाना उसका प्रोसीजर यही है बेटा, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में, और फिर बेटा प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब जाकर बनता है कोई भी एक्ट, कोई भी कानून। अब बेटा पार्लियामेंट वर्क इनटू सेशंस, पार्लियामेंट सेशंस में काम करती है। ऐसा नहीं होता 365 दिन पार्लियामेंट खुली हुई है, 365 दिन तो नहीं खुलती होगी, इतना तो आइडिया होगा आपको, ठीक है ना। लगभग वर्किंग 180 दिन की है पार्लियामेंट की, ठीक है ना, या उससे भी कम बेटा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना बेटा। मॉनसून सत्र सुना होगा आपने, मानसून का सेशन चल रहा है बेटा, 30 दिन के लिए मिलेंगे रोज एमपीस, ठीक है ना। कोई लॉ बनाएंगे, किसी ना किसी लॉ पे चर्चा करेंगे, कोई ना कोई आउटडेटेड लॉ खत्म करेंगे, ऐसी सारी चर्चा पार्लियामेंट में चलती रहती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मान लो बेटा ये 12 अप्रैल 1988 तक इतने फ्रॉड हो चुके हैं कि गवर्नमेंट थक चुकी है, और पार्लियामेंट इज नॉट इनटू सेशन, पार्लियामेंट उस टाइम सेशन में नहीं है, और कोई बॉडी तो चाहिए जो नजर रख सके कि क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं। तब जाकर गवर्नमेंट ने 12 अप्रैल 1988 को एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया सेबी को, कि बस नजर रख लो, अभी कानून नहीं पास हो सकता, पार्लियामेंट ही नहीं है पिक्चर में। और बेटा जब आई पिक्चर में, गवर्नमेंट को लगा अभी जरूरत नहीं है, कोई नहीं, चलते रहने दो, सेबी को ऐसे ही देखते रहने दो, ऐसे ही नजर रखते रहने दो। तो बेटा सेबी के हाथ में पावर नहीं थी 12 अप्रैल 1988 को, बन जरूर गए आप। चलो जी बढ़ना शुरू करेंगे आगे। Its main objective was to promote orderly and the healthy growth of securities and to provide protection to the investor। पता लग गया इसका पर्पस क्या था बेटा? सिक्योरिटी मार्केट की ग्रोथ ठीक से चले, हेल्दी चले, और बेटा किसी भी इन्वेस्टर का पैसा खराब ना हो, कोई कंपनी ना भाग जाए, कोई म्यूचुअल फंड ना भाग जाए, कोई बैंकर ना भाग जाए, कोई ब्रोकर ना भाग जाए, ये पूरे एंश्योर करना जिम्मेदारी सेबी की थी, ठीक है जी। कहते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इट्स फंक्शन, यानी कि बेटा सेबी किसको रिपोर्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करता है बेटा, ठीक है ना बाबू। आपको भी पता है स्टॉक एक्सचेंज इज रिलेटेड विद फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज पैसों से रिलेट करती है, तो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ओवरऑल कंट्रोल रहता है सेबी पर, और सेबी का कंट्रोल रहता है इंडिया की सारी स्टॉक एक्सचेंज पर। कल मैंने क्वेश्चन डाला था इंस्टा आईडी पे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया 23, याद करना है बाय हार्ट, लर्न कर लो बेटा। इंडिया में टोटल कितनी स्टॉक एक्सचेंज है? 23 स्टॉक एक्सचेंज है बेटा इंडिया में। चलो जी, सबका रेगुलेटर एक ही है बेटा, जिसका नाम है सेबी। आगे बढ़ो। On 30th January 1992, it was given a statutory status through an ordinance which was later on replaced by an act of parliament known as Security and Exchange Board of India Act 1992. SEBI is considered as the watchdog of security market. बेटा 30 जनवरी 1992 को इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। वो डेट थी 30 जनवरी 1992, और बेटा उसी दिन से इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस, लीगल स्टेटस मिल गया। आज के दिन से ये कानून बन गया बेटा, और इसका नाम क्या था? सेबी एक्ट 1992। समझ आई बात? और कहता है सेबी इज कंसीडर्ड एज द वॉचडॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, दैट सिंपली मींस सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, ठीक है ना। सेबी रेगुलेटर है, जस्ट लाइक आरबीआई। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया, सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जस्ट लाइक ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI। ट्राई का काम क्या होता है बेटा? जितनी भी कंपनियां हैं बेटा टेलीकॉम से रिलेटेड, वो सबका रेगुलेटर है ट्राई, ठीक है ना। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां सबका रेगुलेटर है IRDAI। बिल्कुल वैसे ही बेटा सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ 23 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। बात क्लियर? इंट्रो क्लियर हुआ? चलो धीरे धीरे क्लैरिटी और बढ़ेगी। रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, पेज नंबर 95। सेम बात बेटा, रीड आपने करनी है पहले, फिर मैं एनालिसिस करूंगा। चलो जी बेटा, पेज नंबर 95, रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी आपने रीड किया, मैं एनालिसिस जरूर करूंगा इस बात पर। पहले रीड करते हैं
और दो बड़े पॉपुलर फ्रॉड की चर्चा करते हैं बेटा जो हुआ करते थे 1980s में, और श्योरली आप भी जानना चाहोगे बेटा। फ्रॉड और आप ना जानना चाहो कैसे गुजारा चलेगा। चलो पढ़ते हैं बेटा। लिखा हुआ है ड्यूरिंग 1980s there was tremendous growth in a capital market due to increasing participation of public. This lead to many malpractices like rigging of prices, unofficial premium on new issue, violation of rules and regulation of stock exchange, listing requirement, delay in delivery of share by the broker, merchant banker, companies, investment consultant and other involved in a security market। बाबू आपने पढ़ा, अब देखो मैं एनालिसिस करता हूं। कहता है 1980s में बहुत ग्रोथ हुई, ट्रेमेंडस ग्रोथ थी बेटा कैपिटल मार्केट की, क्योंकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, लोग पैसे लगा रहे थे शेयर मार्केट में। देखा होगा आपने स्कैम 1992 में बेटा, उस टाइम पर कितना पैसा बह रहा था शेयर मार्केट बेटा। और जहां पैसा बहता है वहीं तो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं बेटा, वहीं बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई। इसने 4-5 गड़बड़ का नाम भी लिखा बेटा। रिगिंग ऑफ प्राइसेस, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी लिस्ट नहीं करा रही, शेयर दे रही है, पैसा आपसे लिया। आपको पता है ना, मैं प्राइमरी मार्केट में ये बात बोल चुका हूं, जब बेटा आप शेयर होल्डर से पैसा ले लेते हो, आप उसको तब तक शेयर नहीं दे सकते बेटा जब तक किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को लिस्ट नहीं करा लोगे। मतलब लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट तोड़ी जा रही है। डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर है बाय द ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, कंपनीज, जिसको देखो वो फ्रॉड कर रहा है। कोई नहीं बचा था बेटा 1980s में जिसने फ्रॉड ना किया हो। डर क्यों खत्म था बेटा, ये भी पढ़ लेना, पढ़ो। This resulted in many investor grievances because of lack of, ये पेपर नहीं है, प्रॉपर वर्ड है, because of lack of proper penal provisions and legislation. The government and the stock exchange were not able to redress these grievances of the investor. This necessitated a need of separate regulatory body and hence SEBI was established. बेटा देखो एक बात सुन लो, कह रहा है इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस आनी शुरू हुई। बेटा सबके साथ फ्रॉड हुआ है बेटा, ग्रीवेंसेस तो आएंगे। कह रहा है गवर्नमेंट और स्टॉक एक्सचेंज दोनों मजबूर थी, कुछ नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि कोई पीनल प्रोविजन ही डिसाइडेड नहीं था। अब आप हर बात पे आईपीसी तो लगा नहीं सकते। इंडिया में एक ही एक्ट है बड़ा फेमस है, इंडियन पीनल कोड। आप हर बात पे कह दो इंडियन पीनल कोड में पढ़ लो, इंडियन पीनल कोड में पढ़ लो। भाई वहां चोरी की सजा लिखी है, वहां कत्ल की सजा लिखी है, वहां ये नहीं लिखा डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर की क्या सजा होगी। हर चीज के लिए इंडियन पीनल कोड नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो बाबू कहीं किसी कानून में ऐसी कोई पनिशमेंट ही नहीं लिखी थी, ना तो गवर्नमेंट कुछ कर पाई, ना स्टॉक एक्सचेंज कुछ कर पाया। इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम सेबी को एस्टैब्लिश करेंगे, और इसी वजह से ये मेन रीजन है कि सेबी पिक्चर में फ्रॉड बहुत ज्यादा हुए हैं, ठीक है जी। दो फ्रॉड का डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल्ड, बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन दो फ्रॉड का करना है बेटा। सबसे पहले बात करता हूं इनसाइडर ट्रेडिंग की। लो प्यारे बच्चों, इसको बहुत आराम से समझना। मेरे हिसाब से पेपर में शॉर्ट नोट लिखा जा चुका है, 3 नंबर तैयारी कर लो बेटा इसकी, 3 नंबर में पक्का आने वाला है इनसाइडर ट्रेडिंग। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इनसाइडर होते कौन है बेटा। किसी भी कंपनी में टॉप लेवल ऑफिशियल्स को आप इनसाइडर बोल सकते हो। मैं कहता हूं सबके तो नाम भी नहीं पता होंगे आपको, लेकिन कुछ याद कर लेना। कौन कौन होता है टॉप लेवल पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कुछ इतने सारे लोग होते हैं बेटा टॉप लेवल पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमडी, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, ये ऐसे कुछ लोग होते हैं बेटा जो टॉप लेवल पे काम करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं इनसाइडर। बेटा इनसाइडर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं पता होती। मैं आपको एक बात बोलता हूं बेटा, एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, सबके सब प्रेजेंट है, सबके सब प्रेजेंट है टॉप लेवल ऑफिशियल। बोर्ड मीटिंग चल रही है बेटा, और डिसाइड हुआ, मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है, और डिसाइड हुआ कि रिलायंस 4G लॉन्च करेगा और पूरे इंडिया का सबसे तगड़ा लॉन्च करेगा और 2, 2.5, 3 महीने के लिए फ्री देगा। ठीक है, अभी बोर्ड मीटिंग चल रही है बेटा। क्या ये बात अभी तक पब्लिक हुई? पब्लिक को बताई आपने? नहीं बताई। क्या ये इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? बेटा हर वो इंफॉर्मेशन जो अभी तक आपने पब्लिक को नहीं बताई, ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्राइस के लिए बड़ी सेंसिटिव है। जैसे ही बेटा ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में पहुंचेगी ना, आग लग जाएगी बेटा,
कंपनी के लिए फेवरेबल न्यूज है, कंपनी का शेयर का दाम बहुत भागता हुआ नजर आएगा बेटा अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई। ये बात सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जानते हैं। मीटिंग चल रही है, फाइनलाइज्ड हुआ कि अभी मुकेश अंबानी शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस इंफॉर्मेशन को देंगे, ठीक है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने घर पे कॉल लगा दी चुपचाप से कि रिलायंस के शेयर बाय कर लो इन ह्यूज क्वांटिटी, फोन काट दिया, बाय कर लिए। समझ में आया क्या करा इनसाइडर ने? वो इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो अभी तक पब्लिक को नहीं बताई बेटा, आपने उसके बेसिस पे डील कर लिया। और ये सबसे सीरियस क्राइम होता था उस टाइम पर स्टॉक एक्सचेंज का, और बेटा सबसे ज्यादा पिक्चर में रहा। चलो खैर, क्वांटिटी बाय हो गई, ठीक है। मान लो उस टाइम पर रिलायंस का दाम चल रहा है 1000 रुपये 1200 रुपये, ठीक है, 1000-1200 के बीच में चल रहा है। शाम को मुकेश अंबानी ने 5 बजे कॉन्फ्रेंस करी बेटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बेटा सारे पब्लिक के मेंबर को बता दिया। और ऐसा ही हुआ था रियलिटी में, ठीक है ना। आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ उसके बाद बेटा। ये अब मुकेश अंबानी ने शाम को 5 बजे बता दिया कि हम इतने टाइम के लिए फ्री देने वाले हैं, 4G लॉन्च करेंगे, हर इंडियन तक पहुंचा देंगे रिलायंस 4G की सिम, पता नहीं क्या क्या फ्री, आउट गोइंग फ्री, इनकमिंग फ्री, सब कुछ फ्री, नेट फ्री, सब कुछ बता दिया बेटा। मार्केट तो नहीं खुली थी शाम को 5 बजे, नहीं, 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद हो जाती है। अगले दिन 9:30 बजे मार्केट खुलती है। कितना लॉस हुआ होगा आइडिया को, वोडाफोन को और एयरटेल को? आप सोच सकते हो मुकेश अंबानी के 1 घंटे की स्पीच ने कितना नुकसान दिया होगा। लो समझा देता हूं। आइडिया का शेयर, वोडाफोन का शेयर और एयरटेल का शेयर कितना टूट गया होगा बेटा? इतना टूट गया था कि इन तीनों को 39,000 करोड़ का नुकसान हो गया। बस सिर्फ 1 घंटे की स्पीच थी मुकेश अंबानी की। और रिलायंस का शेयर भाई साहब छलांगे मार गया, 1200 का शेयर 1800 रुपए। सर अब उस डायरेक्टर ने क्या करना चाहिए उसको? उन्हें ह्यूज क्वांटिटी बाय कराई या ह्यूज क्वांटिटी सेल कर दो, कमा लो मार्केट से पैसा। सर ऐसे क्राइम को बोलते हैं आज की तारीख में इनसाइडर ट्रेडिंग। उस टाइम क्राइम नहीं होता था। सेबी ने 1992 में सबसे पहले इसको क्राइम डिसाइड कर दिया, ठीक है ना। आज की तारीख में इसकी सजा लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, जिंदगी भर की जेल। कोई भी डायरेक्टर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डील नहीं कर सकता। अब लास्ट ईयर एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भैया सेबी को कैसे पता लगेगा? उसने अगर किसी दोस्त को कह दिया कि शेयर बाय कर ले, पता कैसे चलेगा? अब मैंने भी बहुत अच्छा जवाब दे दिया, आप भी सुन लो, ठीक है ना। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन हो सकता है सेबी को कैसे पता लगेगा? मैंने कहा भाई देख बात सुन, अगर उसने अपने दोस्त को कहा भी है ना कि बाय कर ले, तो बेटा ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उसने कहा होगा 1000 शेयर बाय कर ले, ऐसा तो नहीं कहा होगा ना। चलो मैं कहता हूं अगर 1000 बाय कर लिए, 600 रुपए दाम बढ़ गया, 6 लाख रुपए बढ़े, बस इतने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में महीने की सैलरी लेते होंगे। तो 6 लाख कमाने के लिए तो नहीं कहा होगा ना उसने क्या होगा? बाय कर कम से कम करोड़ क्वांटिटी, कुछ तो लगे हाथ। और जैसे ही आप इतनी ह्यूज क्वांटिटी बाय करोगे, वैसे ही कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाओगे, कहीं ना कहीं पिक्चर में आ जाओगे। तो ये तो कहना बेकार है कि आपको पता नहीं लग सकता। ये तो मैं एक लेमैन हूं, मैं बता रहा हूं। तो सेबी तो पता नहीं क्या क्या उगलवा लेगा बेटा आपसे। सर बहुत कम क्वांटिटी बाय नहीं होगी, एकदम से ह्यूज क्वांटिटी बाय होगी, और जैसे ही ह्यूज क्वांटिटी बाय होगी बेटा पिक्चर में रहोगे हमेशा। तो पता तो लग जाएगा बेटा, समझ आई बात। और बेटा ऐसा नहीं है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ फेवरेबल होती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है, ये भी समझा देता हूं। बाबू देखो जनरली इंडियन कोर्ट्स क्या करती हैं, मान लो कोई केस चल रहा है किसी कंपनी के खिलाफ, XYZ लिमिटेड के खिलाफ, ठीक है। आज लास्ट हियरिंग की डेट है, कोर्ट में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मौजूद है, ठीक है। और बेटा कोर्ट ने डिसाइड करा, कोर्ट में 3 जज का पैनल बैठा, उन्होंने डिसाइड करा कि कंपनी हाँ आपने देखो फ्रॉड तो किया है, हमें पता है आपने फ्रॉड किया, पेनल्टी हम आधे घंटे में अनाउंस करेंगे, हम तीनों जज डिसाइड कर ले। अब बेटा आधे घंटे का टाइम मिल गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ये इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक तक नहीं पहुंची, ये इंफॉर्मेशन भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। और अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन क्या करती है बेटा? शेयर का प्राइस तोड़ देती है। जैसे ही इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई बेटा, शेयर का प्राइस टूट जाएगा। आपके लिए बड़ी अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन है कि आपकी कंपनी ने फ्रॉड किया है और कोर्ट अब पेनल्टी लगाने जा रही है। बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कॉल करा, अगर शेयर बेच दो, XYZ हमारे पास जितने शेयर है बेच दो। आपने बेच दिए करंट मार्केट प्राइस पर,
5 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद जजेस आते हैं और बेटा पनिशमेंट लगा देते हैं 2000 करोड़ की कंपनी के बाद। जैसे इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है बेटा धड़ाम धड़ाम शेयर का दाम टूट जाता है। लेकिन आपको क्या, आप तो सेफ्टी से बाहर निकल ही गए थे बेटा। आपने किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डील करा? वो इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना तो आप डायरेक्टली, ना किसी फैमिली मेंबर के थ्रू, ना किसी रिलेटिव के थ्रू, ना किसी फ्रेंड के थ्रू, ना तो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली आप डील कर सकते प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अच्छा एक बात ये सोचो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा किया होता, मुकेश अंबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेयर बाय किए होते, तो क्या वो क्राइम है? नहीं, वो क्यों क्राइम है बेटा? अगर वो कोई चीज पब्लिक हो चुकी है, अब तो सबको पता है ना बेटा, फिर आप बाय कर सकते हो, वो कभी क्राइम नहीं होता। समझ आया इनसाइडर ट्रेडिंग क्या चीज होती है और कैसे काम करती है बेटा? ठीक है ना। सारे इनसाइडर को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और बेटा प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डील नहीं कर सकते, ना तो बाय ना तो सेल, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? अब एक गवर्नमेंट बजट के ऊपर बात बता दूं, यहीं से लिंक कर दूं, वैसे हल्की बहुत इकोनॉमिक्स। बेटा गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट होता है इंडिया में 1 फरवरी को, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को। आपको पता है बजट बनना कब शुरू होता है? कम से कम महीना पहले, 1 महीना 35 दिन 40 दिन पहले बनना शुरू होता है। जितने लोग बजट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, ये मत कह देना कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाता है। भाई बहुत टाइम ऐसा होता है इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर ही पढ़ा लिखा नहीं होता। बजट बनाने का काम भाई तगड़े लोगों का है, मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए IAS ऑफिसर्स का है। पढ़े लिखे लोग ही चला रहे हैं हमारा देश, अनपढ़ नहीं चला सकते। ठीक है ना, तो वो बनाते हैं बजट। आपको बता देता हूं, जितने लोग बजट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, किसी के साथ 40 दिन तक बेटा बात नहीं कर सकते। सबके फोन छीन लिए जाते हैं बेटा, एक ही कमरे में लॉक रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या कर रहे हैं यार? वो क्राइम कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं इंडिया का? नहीं बेटा, वहां पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है बहुत मोटे स्केल पर। बजट में भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसके दाम बढ़ जाएं या गिर जाएं, आप पहले ही बाय सेल ना करा दो तो आपका कॉन्टैक्ट तोड़ दिया जाता है आपकी फैमिलीज के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या चीज होती है बेटा? जब तक कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती, आप उसके बेसिस पे डील नहीं कर सकते, कोई भी हो आप। इंडिया के IAS ऑफिसर को अलाउड नहीं है, तो आप समझ सकते हो यार। ठीक है ना जी, बात क्लियर? इनसाइडर ट्रेडिंग समझ में आया कैसा फ्रॉड चलता था। एक दूसरे फ्रॉड की चर्चा करेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं प्राइस रिगिंग। लो प्यारे बच्चों, प्राइस रिगिंग की बात करते हैं। ये कैसा फ्रॉड है प्राइस रिगिंग? बेटा प्राइस रिगिंग का मतलब होता है अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू। अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू। लो प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम है, ये समझना इस चीज को। बेटा आपने ना एक टर्म पढ़ी होगी शायद इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में, जिसको हम बोलते हैं कार्टेल। मतलब जले पे नमक छिड़कना है, पढ़ी तो आपने है नहीं, मैं ऐसे ही दिल को दिलासा दे रहा हूं तुम्हारी, 11th में आती है वैसे टर्म। ठीक है ना, कार्टेल। कार्टेल क्या होता है बेटा? जब एक इंडस्ट्री की सारी कंपनियां आपस में मिल जाती हैं फॉर सम कॉमन पर्पस, उसको हम बोलते हैं कार्टेल बना लिया भाई। ठीक है जी, लेट्स सपोज की मैं बात करता हूं इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री की। अब बेटा बैंकिंग इंडस्ट्री में तो पता नहीं कितने सारे बैंक हैं। ठीक है ना, मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, ICICI, HDFC, एक्सिस, पता नहीं कितने बैंक है भाई, कोई गिनती नहीं है, 20-25 तो हैं भाई। ठीक है ना, जो उंगलियों पे याद होंगे हमारे को। बेटा इतना बड़ा एग्जाम्पल ना लेकर मान लो इंडिया में 4 बैंक एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल छोटा रखते हैं, हमें तो बेटा चीज समझनी है। ठीक है ना, मान लो इंडिया की सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 4 ही बैंक है। एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक और चौथा है बैंक ऑफ इंडिया, IOB BOI, इंडियन ओवरसीज बैंक और बेटा बैंक ऑफ इंडिया। मान लो 4 बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में। चारों बैठ गए एक जगह पर और चारों ने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, हम ना चारों शेयर इशू करते हैं, फेस वैल्यू इज प्री डिसाइडेड, चारों 10-10 रुपए का शेयर डिसाइड करते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर बेचेंगे, बेचना कितने का? 50 का। शेयर की फेस वैल्यू है बेटा 10 रुपए और कह रहे हैं प्रीमियम चार्ज करेंगे 40 रुपए का।
यानी कि शेयर बेचेंगे सारे के सारे मिलकर 50 रुपए का। ये तो वही बात हुई, मार्केट में आप कोई सामान खरीदने गए, एमआरपी लिखा हुआ है 10 रुपए और आप कह रहे हो, सेलर कह रहा है लाओ 50 दे दो। सर आपको लगेगा ना फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन पे और होता क्या है, तुमने क्या कर लिया कभी कुछ, कभी आज उठाकर देख लेना, जाकर देख लेना, कोई भी लेस का पैकेट खरीद लो, 18 रुपए एमआरपी प्रिंट कराया हुआ है IRCTC ने, देते नहीं 20 हम। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर क्या एमआरपी होता है, कितना कितना प्राइस दे देते हैं गर्मी में लोग, देते हैं ना बेटा। ये फ्रॉड ही तो होता है, ये तो बेफालतू का प्रीमियम है भाई, ना जरूरत ना कुछ। तो बेटा इन्होंने भी क्या करा है, कार्टेल बना ली, ग्रुप बना लिया बेटा यहां पर, लेकिन ग्रुप का पर्पस इलीगल है, फ्रॉड करना है इन्वेस्टर के साथ, ठीक है ना। और ये 1992 से पहले बहुत ज्यादा चलती थी प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा। 10 रुपए की शेयर की कीमत बेच रहे हैं 50। आप एज अ इन्वेस्टर क्या सोचते हो, आपके एंगल से बोलता हूं। आपको पता है बेटा बैंक ने बहुत तरक्की करनी है, बैंकिंग इंडस्ट्री के शेयर भागेंगे। आप एज अ इन्वेस्टर सोचते हो चल मैं शेयर बाय कर लेता हूं बैंक का, ठीक है ना। 4 ही बैंक है, चाहे इसका खरीद लो, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, चारों का 50 का है। सर क्या होगा, हमने किसी का भी खरीद लिया, इनका तो बेनिफिट हो रहा है। यही होता है कार्टेल बनाना। कार्टेल क्या होता है बेटा, जब एक इंडस्ट्री की सारी कंपनी आपस में मिल जाए और बेटा किसी कॉमन पर्पस के लिए मिल जाए। यहां पर्पस इलीगल है बेटा, मिल गई हैं सारी कंपनियां इलीगल पर्पस के लिए, फ्रॉड करेंगे। अब बेटा इन्वेस्टर इसका नहीं बाय करेगा तो इसका बाय करेगा, इसका नहीं बाय करेगा तो बेटा हर हाल में इन्वेस्टर का ही लॉस है। 50 रुपए का शेयर खरीदे हैं, 10 रुपए की चीज है। क्या कर रहे हो आप, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, नए शेयर पे अनऑफिशियल प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, इससे बोलते हैं प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होता है बेटा, आप जब अपने शेयर के दाम को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हो, आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते हो, इट इज नॉट अ लीगल वे। आर्टिफिशियल तरीके से शेयर का दाम बढ़ाना इज प्राइस रिगिंग, और ये बड़ा कॉमन फ्रॉड था। और आपको और कॉमन फ्रॉड की बात करता हूं, प्राइस रिगिंग में ही आता है वो भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बोल दिया कि हमारी कंपनी 6 महीने के बाद 5 प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, नए 5 प्रोडक्ट गिनवा दिए, ये लॉन्च करेंगे, करने नहीं है, बोल दिया। मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो पब्लिक में। क्या होगा बेटा, शेयर का दाम भागना शुरू हो जाएगा। फेवरेबल न्यूज है आपके लिए कि 6 महीने में कंपनी क्या करेगी, 5 नए प्रोडक्ट ला रही है, शेयर का दाम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और पब्लिक इंतजार कर रही है बेटा कब कंपनी लॉन्च करेगी। कंपनी लॉन्च ही नहीं करे, 2 साल हो गए। सर यही तो प्राइस रिगिंग है, आर्टिफिशियल तरीके से शेयर का दाम बढ़ाना, ये एक आर्टिफिशियल तरीका है बेटा। और आज की तारीख में इट इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस क्राइम। 1992 में सेबी ने इसको और इसको सबसे पहले बेटा इसकी पनिशमेंट डिसाइड करी, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, जिंदगी भर की जेल यहां पर है, जिंदगी भर की जेल यहां पर है। सीरियस क्राइम। समझ आई बात, दोनों फ्रॉड समझ आए बेटा क्या चलते थे। सबसे कॉमन फ्रॉड का मैंने जिक्र करा, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, मैं वापस आऊंगा। देखो अभी ना मैं सेबी को 5 से 10 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूं। मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शन पढ़ाने। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं सेबी कराता रहूंगा तो वो पीछे छूट जाएगा। मैं एक टॉपिक पीछे छोड़कर आया हूं, ठीक है जी। मैं बता देता हूं, पेज नंबर 94 पर थे ना हम पहले। 1 मिनट आना जरा, पेज नंबर 93 पर, पेज नंबर 93 पर आओ। पेज नंबर 93 पर आओ बेटा। स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन दिखाई दे रही है, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन है बेटा दी हुई पेज नंबर 93 पर, और फंक्शन भी स्टार्ट हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के। यानी कि बेटा शेयर मार्केट क्या चीज है उसकी डेफिनेशन दी गई है, और बेटा शेयर मार्केट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ये फंक्शन दिए गए। कराने में मुझे ज्यादा देर नहीं चाहिए, अगर ज्यादा भी लेट हुआ तो मैं छुट्टी कर दूंगा, घबराओ नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन डेफिनेशन तो समझ कर ही जाओ बेटा, स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज है बेटा। स्कैरा एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ने डिफाइन करा स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज है। सुनना और बहुत मजा आएगा बेटा सुनकर आपको। बाबू स्कैरा एक्ट 1956 ने डिसाइड करा, इसने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज है। कहता है स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities।
बेटा एनालिसिस जरूर करूंगा, आज बता देता हूं, आज की सिचुएशन के हिसाब से इसमें 3 बातें गलत है, एक भी नहीं, 3 बातें गलत है, इसी डेफिनेशन के अंदर गलत है। लेकिन आज तक क्या सीबीएसई हटा पाया इस डेफिनेशन को? आज तक नहीं हटा, और आज तक नहीं हटा, अगले 10 साल में भी मुझे तो दिखाई देता नहीं बेटा। 3 बातें गलत हैं इस डेफिनेशन में। कब दी होगी ये डेफिनेशन? पता नहीं कब दी होगी भाई, 1980s 70s में दी होगी, उस टाइम ऐसे ही दिखता था स्टॉक एक्सचेंज। आज की तारीख में कुछ गलतियां हो चुकी हैं इसमें, ठीक है ना। और बेटा चाहे गलती हो चुकी है, मैं आपकी मदद कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही याद करना। एक लॉ ने डेफिनेशन दिया बेटा, मेरी इतनी पावर नहीं कि मैं लॉ में बेटा डेफिनेशन में चेंजेस कर दूं अपनी मर्जी से। गलती तो मैं बता सकता हूं, एनालिसिस मैं कर सकता हूं, लिख के पेपर में यही आनी है बाबू। कहता है स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ठीक है ना बेटा। अब सुन लो, पहली बात ही गलत है बाबू। आप 11th क्लास में जब आते हो तो आपको बताया जाता है बिजनेस करने की 5 फॉर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट इन दो फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। 5 पढ़ाई जाती हैं आपको। सही बात बता देता हूं, 7 फॉर्म होती हैं टोटल, 2 और होती हैं बेटा। एक को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक को बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एओपी और बीओआई प्यार से बोलते हैं, बीओआई, ठीक है ना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कहता है स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है बेटा। थी है नहीं, थी। स्टॉक एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थी बेटा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है बेटा, समझा देता हूं। उस टाइम पर शेयर मार्केट में शायद 3 से 4 हजार ब्रोकर हुआ करते थे। 3 से 4 हजार ब्रोकर मिल गए, पार्टनरशिप नहीं करी। पार्टनरशिप में तो क्या होता है बेटा, जितना भी कमाएंगे सब बांट लेंगे। उन्होंने कहा देखो कमाएंगे सारा अपना अपना, सारा अपना अपना काम करेंगे बेटा, अपने अपने क्लाइंट जोड़ेंगे, उनसे ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे अलावा कोई घुसने ना पाए इसमें। हम 5000 लोग ही धंधा करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, और कोई धंधा ही नहीं करेगा बेटा। इन 5000 लोगों ने मिलकर क्या करा, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म कर दी कि ये काम हम ही कर सकते हैं इंडिया में, और कोई कर ही नहीं सकता। और सब अपने अपने क्लाइंट जोड़ेंगे बेटा, सब अपनी अपनी ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, बांटेंगे कभी कुछ नहीं। बना दी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आपको बता देता हूं बेटा, एक दिन आया शायद 1995 में बेटा, मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला स्टॉक एक्सचेंज आज की तारीख में कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं रह सकती। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज है, सबको रजिस्टर्ड कराना होगा एज अ कंपनी अपने आप को। और जिसने रजिस्टर्ड नहीं कराया, डेडलाइन दी शायद 31 दिसंबर 1995 थी बेटा। उन्होंने बोल दिया कि मैं ताला लगा दूंगा स्टॉक एक्सचेंज पे जिसने अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराया। सबको यही लगता था कि इंडिया में हर चीज पोस्टपोन हो जाती है। एक भी कंपनी ने एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आप को कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराया, सिर्फ एक बीएससी ने करा लिया, ठीक है ना। और मनमोहन सिंह जी ने 31 दिसंबर 1995 को 22 की 22 स्टॉक एक्सचेंज पे ताला लगवा दिया। फिर सब भागे कंपनी रजिस्टर्ड कराने। और आपको बता देता हूं 1995 से एक भी स्टॉक एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं। और ये डेफिनेशन देख लो, स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और बच्चे खुश होते रहते हैं बेटा, पढ़ पढ़ के गलत गलत। और टीचर को खैर उन्हें खुद ही नहीं पता बेटा ये गलत है, क्योंकि मुझे भी सीए फाइनल में जाके पता लगा था कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में एक भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं, ठीक है ना। और कितने साल से पढ़ता आ रहे हैं, डेफिनेशन मैं पढ़ाता आ रहा हूं इसको। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। और इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगी, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो। अब मैं बोलता हूं दूसरी बात ये गलत, स्टॉक एक्सचेंज आज की तारीख में कंपनी है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी रजिस्टर्ड ना हो। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बेटा। समझ में आई दूसरी गलती। स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ। क्या पर्पस है बेटा, देखो कितना बढ़िया बताया दो। कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सुनना बेटा, ये 3 वर्ड है बेटा, इनमें से 2 गलत है। लो, कहता है क्या क्या काम करेगी स्टॉक एक्सचेंज, असिस्ट करेगी। असिस्ट मींस हेल्प करेगी, हेल्प करेगी बेटा, रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी। किस बिजनेस को, बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज को। कहता है सिक्योरिटी बाय कराने में, सेल कराने में हेल्प करेगी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेटा रेगुलेट और कंट्रोल भी करेगी इस फंक्शन को। आपको बता देता हूं, आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज कहां से रेगुलेटर आ गई, कंट्रोलर आ गई। आज की तारीख में तो भाई सेबी बैठा है, सेबी कंट्रोल करता है, सेबी इज द रेगुलेटर। उस टाइम पर होती होगी स्टॉक एक्सचेंज, भाई आज कहां से हो आप रेगुलेटर।
आज की तारीख में धंधे को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी की है। तीसरी बात गलत। समझ आई? मैंने एनालिसिस कर दिया डेफिनेशन पे, बाकी तो पता नहीं बेटा कितने कान खुले थे। बात क्लियर? समझ आई? रटना बंद करो। लेकिन ये डेफिनेशन तो ऐसे ही रट लो, नंबर ऐसे ही आएंगे बेटा। गलत है पर पढ़ना है। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।